हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। दोस्तों, आज हम रीट मेंस की तैयारी में जो आपका एसएसटी वाला पार्ट है लेवल 1 में, उसके टॉपिक है भारत की प्राकृतिक वनस्पति। इसकी चौथी थ्योरी क्लास है और आज इसको हम फिनिश करेंगे। इससे पहले हम 3 थ्योरी क्लास ले चुके हैं, तो उन तीनों थ्योरी क्लासेस को आप जरूर देखें, क्योंकि जब तक आप तीनों क्लासेस को शुरू से नहीं देखेंगे तब तक ये जो लास्ट वाली क्लास है वो अच्छे से समझ में नहीं आएगी। और देखिए, ये चैनल टीचिंग एग्जाम से संबंधित है, तो जो भी स्टूडेंट टीचर एग्जाम से संबंधित तैयारी कर रहे हैं इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और इस चैनल पर हमने अदर सब्जेक्ट की क्लास भी ली हुई है, उन क्लासेस को आप जरूर देखिए। जैसे शैक्षिक परिदृश्य है, आपका आईसीटी की क्लास है, शिक्षण विधियों की क्लास है, और आपकी साइंस की क्लास है, और ज्योग्राफी की क्लास है। तो धीरे धीरे आपको ये सारे टॉपिक जो है वो मिलते जा रहे हैं और एसएसटी की ये श्रृंखला भी चल रही है। तो नए स्टूडेंट जो भी इस चैनल पर हैं, उस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। हमारी वेबसाइट myexamcenter.in पर जाएं, वहां से हमारा ऐप इंस्टॉल करें। जैसे ही आप myexamcenter.in पर जाएंगे, वो ऐप इंस्टॉल की परमिशन मांगेगा, ऑटोमेटिक ही मांगेगा, आपको अतिरिक्त कोई कार्य नहीं करना है। और ऐप इंस्टॉल की जैसी परमिशन आप यस करेंगे तो ऐप इंस्टॉल होगा। उस ऐप पर आपको लाइव क्लासेज और शिक्षण से संबंधित सामग्री और टेस्ट सीरीज आपको देखने को मिलेंगी। तो वहाँ से भी आप जो है अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो हमारे साथ अगर आप जुड़े हैं तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको टीचिंग एग्जाम से संबंधित बेहतरीन से बेहतरीन मैटर जो है उपलब्ध कराएं, और आने वाले समय में आपको बहुत अच्छी क्लासेस देखने को मिलेंगी। तो चलिए, आज की क्लास की हम शुरुआत करते हैं। ये चैप्टर नेम है भारत की प्राकृतिक वनस्पति। इसकी पहली 3 क्लासेज में हम प्राकृतिक वनस्पति की परिभाषा, प्राकृतिक वनस्पति के प्रकार के बारे में पढ़ चुके हैं, और हमने वन रिपोर्ट के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने पढ़ा कि भाई प्राकृतिक वनस्पति क्या क्या कार्य करती है, पारिस्थितिक सेवाएं क्या हैं, सांस्कृतिक सेवाएं क्या हैं, धार्मिक महत्व क्या है, प्राकृतिक वनस्पति के नष्ट होने के खतरे जो हैं, उन सभी के बारे में हमने पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे आज का जो टॉपिक है, वो शुरुआत करेंगे कि भाई प्राकृतिक वनस्पति के संरक्षण के हालिया प्रयास, यानी अभी वर्तमान में प्राकृतिक वनस्पति के संरक्षण के लिए क्या क्या प्रयास किए गए हैं। देखिए, ये इम्पोर्टेंट है, आपसे पूछी जा सकती है कैंपा योजना। कैंपा योजना की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। इसकी फुल फॉर्म है कंपेंसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी। कंपेंसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी, इसकी फुल फॉर्म है। इस परियोजना के तहत क्षतिग्रस्त वनों के बदले वृक्षारोपण को बढ़ावा दिया गया है। यानी कि जहां पर पहले वन थे, किसी भी कारण से वो वन नष्ट हो गए, तो उस जगह पर दोबारा वृक्षारोपण के करके और वन को प्रोत्साहित करना, वनों की वृद्धि करना की जो योजना है वह कौन सी योजना है? कैंपा योजना है, जिसने भारत सरकार ने अभी इस योजना को संचालित किया है, और इस योजना का लाभ भी मिल रहा है कि वन क्षेत्र में लगातार क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। अगला है ग्रीन इंडिया मिशन 2020। देखिए, 2020 में ग्रीन इंडिया मिशन चलाया गया। अब मान लीजिए पेपर में क्वेश्चन आया, तो वो पेपर में ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि निम्न में से कौन सी योजना प्राकृतिक वनस्पति के संरक्षण से संबंधित है या संबंधित नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए कि भाई कौन कौन सी योजनाएं हैं जो प्राकृतिक वनस्पति के संरक्षण से संबंधित हैं, और कौन सी योजना ऐसी हैं जो प्राकृतिक वनस्पति से संरक्षण से संबंधित नहीं है। तो 2020 तक 5 मिलियन हेक्टेयर अतिरिक्त वनावरण का लक्ष्य रखा गया है। यानी कि ग्रीन इंडिया मिशन में 2020 तक 5 मिलियन हेक्टेयर अतिरिक्त वन लगाए जाएंगे। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण 2002 का अधिनियम आया, जिसमें जैव विविधता संरक्षण की बात की गई। इको सेंसिटिव जोन, राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य के चारों ओर बफर जोन विकसित किए गए, जिससे पेड़ों को ना काटा जाए, जीव जंतुओं को ना मारा जाए, और मानव की जो आवागमन है, मानव की एक्टिविटी है, उसको नियमित किया जाए। उससे फायदा ये होगा कि प्राकृतिक वनस्पति का संरक्षण होता रहेगा और प्राकृतिक वनस्पति नष्ट नहीं होगी। और क्या पहल है? सामुदायिक एवं सामाजिक वानिकी। गांव और नगरों के आसपास वृक्षारोपण को हम सामुदायिक एवं सामाजिक वानिकी कहते हैं कि भाई उससे भी वृक्षारोपण यदि होगा गांव और नगरों के आसपास, तो वहां भी प्राकृतिक वनस्पति बढ़ेगी। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, ये दुर्लभ प्रजातियों की रक्षा के लिए अधिनियम लाया गया, जिसके तहत ये कहा गया कि भाई किसी भी वन्य जीव को हम मार नहीं सकते, उनकी संरक्षा करना हमारा कर्तव्य है। बायोस्फीयर रिजर्व नीलगिरी, सुंदरवन, नंदा देवी देवी जैसे बायोस्फीयर रिजर्व हैं, जहाँ पर एक बड़े क्षेत्रफल में पौधों का, वन्य जीवों का, वनों का संरक्षण किया जाता है, अलग प्रजातियों का संरक्षण किया जाता है, बायोडाइवर्सिटी का संरक्षण किया जाता है। वन महोत्सव और जन जागरूकता। वृक्षारोपण और प्राकृतिक वनों की सुरक्षा के लिए जन भागीदारी बढ़ाने के लिए
वन महोत्सव का आयोजन किया जाता है और जन जागरूकता फैलाई जाती है कि भाई पौधे हमारे लिए किस लिए उपयोगी हैं, इनको हमें संरक्षण की क्यों आवश्यकता है। एफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन, नए पेड़ लगाना, पुराने क्षेत्रों का पुनर्वनीकरण करने की जो प्रक्रिया है उसे हम क्या बोलते हैं, रीफॉरेस्टेशन कहते हैं। यानी जहां पर पहले वन थे वहां किसी भी कारण से नष्ट होकर दोबारा यदि वन उगाए जाएं तो उसे हम क्या कहेंगे, रीफॉरेस्टेशन उसको कहेंगे। अब हम बात करते हैं कि भाई प्राकृतिक वनस्पतियों के संरक्षण के लिए अंतरराष्ट्रीय पहल क्या है और भारत कहां पर है। देखिए, पेरिस समझौता में कार्बन उत्सर्जन कम करने और कार्बन सिंक मतलब वन बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया कि भाई कैसे भी हम कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कम करें, जीवाश्म ईंधन की खपत को कम करें और वनों को ज्यादा बढ़ाएं, जिससे कि जो भी कार्बन डाइऑक्साइड है वो उसको अवशोषित करें और बदले में ऑक्सीजन प्रकृति में उपलब्ध कराएं, जिससे वायु जो है वो स्वच्छ बनी रहे। क्योटो प्रोटोकॉल कब आया, 1997 में। स्वच्छ विकास तंत्र के तहत वृक्षारोपण की परियोजनाएं चलाई गई। तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्योटो प्रोटोकॉल के तहत ये निर्देश दिए गए कि भाई वन वृक्षारोपण जो है वो अलग अलग जगह पर होने चाहिए, अलग अलग योजनाएं बनाई जानी चाहिए। बॉन चैलेंज, भारत ने 2030 तक 26 मिलियन हेक्टेयर क्षतिग्रस्त भूमि को बहाल करने का संकल्प लिया है। तो ये किसके तहत लिया है, वॉन चैलेंज के तहत लिया है। ये आपसे पूछा जा सकता है कि भाई 2030 तक भारत ने 26 मिलियन हेक्टेयर क्षतिग्रस्त भूमि को बहाल करने का संकल्प लिया है, इसके तहत बॉन चैलेंज के तहत लिया है। अब देखिए, प्राकृतिक वनस्पतियों के संरक्षण से संबंधित सामुदायिक पहल क्या क्या है। तो सामुदायिक पहल सबसे पहला है चिपको आंदोलन, उत्तराखंड 1973। देखिए, चिपको आंदोलन का नेतृत्व किया था सुंदरलाल बहुगुणा ने और उत्तराखंड में 1973 में पेड़ों की कटाई के विरुद्ध एक जन आंदोलन हुआ था, जिसको चिपको आंदोलन कहा जाता है, क्योंकि इसमें पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए लोग जो है वो पेड़ों से चिपक गए थे, तो इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया, चिपको आंदोलन। ग्रामीण महिलाएं पेड़ों से चिपककर कटाई को क्या करती थी, रोकती थी। और यह सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में आंदोलन हुआ, जिसका यह परिणाम हुआ कि उत्तराखंड में वृक्षों की कटाई नहीं होती है। विश्नोई परंपरा, राजस्थान में। देखिए, राजस्थान में विश्नोई संप्रदाय है। विश्नोई जो लोग हैं वो वन एवं वन्य जीवों की संरक्षा के लिए प्राण न्यौछावर करने का उदाहरण उन्होंने प्रस्तुत किया है। अमृता देवी बिश्नोई का जो नाम है वो आपने सुना होगा। और पर्यावरण के क्षेत्र में सर्वोच्च जो पुरस्कार भारत सरकार द्वारा दिया जाता है वो अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार दिया जाता है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इसको भी आप याद रखें। पीढ़ियों से वन और वन्य जीव संरक्षण में बिश्नोई परंपरा जो है वो शामिल है। अप्पिको आंदोलन कहाँ चला, कर्नाटक में, जो वन संरक्षण से संबंधित है। पश्चिमी घाट में वृक्षों को बचाने का संघर्ष जो किया वो कौन सा है, अप्पिको आंदोलन से जुड़ा हुआ है। और वन पंचायतें, उत्तराखंड में वन पंचायतों का गठन किया गया है, जिसमें ग्राम स्तर पर वनों का प्रबंधन किया जाता है, वनों का संरक्षण किया जाता है। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा आंदोलन, कौन सी पहल प्राकृतिक वनस्पति के संरक्षण से संबंधित है। तो चिपको आंदोलन है, विश्नोई परंपरा है, अप्पिको आंदोलन है और वन पंचायतें। उत्तराखंड में जो वन पंचायतों का गठन किया जाता है वो उनका संबंध भी वनों के प्रबंधन से है। अब हम बात करते हैं प्राकृतिक वनस्पति के औषधीय एवं सुगंधित पौधों का जो महत्व है वह क्या है। देखिए, भारत की वनस्पति में हजारों औषधीय प्रजातियां पाई जाती हैं, जैसे कि अश्वगंधा, यह रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है। सर्पगंधा हाई ब्लड प्रेशर के लिए सर्वोत्तम औषधि मानी जाती है। नीम ये जीवाणुनाशक है और त्वचा रोगों के लिए प्रसिद्ध है। तुलसी ये रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है और धार्मिक महत्व के लिए बहुत जरूरी है। कस्तूरी मेथी, लेमन ग्रास, पुदीना, इत्र और सुगंधित उद्योग के लिए इनका उपयोग किया जाता है। तो प्राकृतिक वनस्पति में अश्वगंधा जो है वो रोग प्रतिरोधक इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाती है। सर्पगंधा है उच्च हाई ब्लड प्रेशर को कम करती है। और नीम जो है वो जीवाणुनाशक है, त्वचा रोगों की में बहुत ज्यादा काम आता है। तुलसी रोग प्रतिरोधक क्षमता और धार्मिक महत्व की औषधि है। और कस्तूरी मेथी, लेमन ग्रास और पुदीना इत्र और सुगंधित उद्योग के लिए ये बहुत अच्छी प्राकृतिक वनस्पतियां हैं। तो प्राकृतिक वनस्पति तो बहुत ज्यादा हमारे लिए क्या है, लाभदायक भी है। अब हम बात करते हैं पारिस्थितिक सेवाओं का आर्थिक मूल्यांकन कि भाई प्रकृति जो हमें सेवाएं उपलब्ध करा रही है वो कितनी महंगी है, इनका यदि हम आकलन करें जिससे कि हमें ये पता चलेगा कि भाई इनका संरक्षण क्यों जरूरी है और हमें इनको नष्ट करना क्यों नहीं चाहिए। देखिए, कार्बन क्रेडिट, वनों द्वारा कार्बन अवशोषण से देशों को आर्थिक लाभ होता है। भाई आप देखते होंगे कि आजकल औद्योगिक युग है, इसमें जीवाश्म ईंधन को बहुत ज्यादा जलाया जा रहा है, जिसके बदले में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो वायुमंडल में फैल रही है। अगर किसी देश में वन नहीं होंगे तो उतनी कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित नहीं होगी, तो वहां पर प्रदूषण रहेगा, लोगों को भी हानि होगी।
और यदि वन है तो कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण किया जाएगा, बदले में ऑक्सीजन दी जाएगी, तो लोग जो हैं वो स्वच्छ हवा में सांस ले सकते हैं और वह देश जो है वो उन्नति कर सकता है। इको टूरिज्म, राष्ट्रीय उद्यानों से स्थानीय रोजगार। देखिए नेशनल पार्क जो है वहाँ पर टूरिस्ट आते हैं, जैसे राजस्थान की बात करें तो रणथंभौर है, सरिस्का है, केवला देव है। इन नेशनल पार्क में क्या होता है कि इको टूरिज्म भी पाया जाता है, जिससे रोजगार बढ़ता है, आर्थिक उन्नति होती है। जल संसाधनों की बात करें तो वनों द्वारा भूजल रिचार्ज और नदियों का सतह प्रवाह जो है वो लगातार बना रहता है। तो वन जो है वो मिट्टी के कटाव को भी रोकते हैं, वर्षा को भी आकर्षित करते हैं। तो ये बहुत सारी जो सेवाएं हैं प्राकृतिक वनस्पति हमें क्या कराती है, उपलब्ध कराती है। शहरी वनों के बारे में बात करें, अर्बन फॉरेस्ट। देखिए शहरों में प्रदूषण को नियंत्रण और तापमान संतुलन के लिए शहरी वन विकसित किए जा रहे हैं। उदाहरण के लिए दिल्ली का आसोल भट्टी वन्यजीव अभ्यारण्य, हैदराबाद का कासु ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क जो है वो शहरी वनों के उदाहरण के रूप में हम बोल सकते हैं। नगर निगमों द्वारा मियावाकी पद्धति से तीव्र गति से घने वन जो है वो उगाए जा रहे हैं, जिससे कि शहरों में जो है प्रदूषण नियंत्रण हो, तापमान का संतुलन बना रहे और बारिश का भी क्या है संतुलन बना रहे। तो शहरों में जो वन विकसित किए जा रहे हैं नगर निगम द्वारा, वो कौन सी पद्धति से, मियावाकी पद्धति से विकसित किए जा रहे हैं। अब देखिए निष्कर्ष के रूप में हम बात करें भारत की निष्कर्ष के रूप में हम बात करते हैं, भारत की प्राकृतिक वनस्पति इसकी भौगोलिक विविधता और जलवायु का प्रतिबिंब है। देखिए प्राकृतिक वनस्पति क्या है, इसकी भौगोलिक विशेषता और जलवायु को निर्देशित करती है। घने सदाबहार वनों से लेकर शुष्क कांटेदार झाड़ियों तक हर प्रकार की वनस्पति यहाँ मिलती है। वनों का संरक्षण और सतत प्रबंधन न केवल जैव विविधता की रक्षा करता है, बल्कि भविष्य के लिए पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने में भी अनिवार्य है। तो प्राकृतिक वनस्पति का देखिए कितना बड़ा महत्व है कि भविष्य को भी सुरक्षित कर रही है, वर्तमान को भी सुरक्षित कर रही है, जैव विविधता को भी क्या करती है, सुरक्षित करती है। अगर हम सार के रूप में बात करना चाहें तो भारत में प्राकृतिक वनस्पति का विस्तार अत्यंत विशाल है और इसे सुरक्षित रखना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। और यदि हम बात करें, भारत की प्राकृतिक वनस्पति केवल पेड़ों का समूह नहीं बल्कि जीव मंडल का संतुलनकारी स्तंभ है। यह हमें लकड़ी, औषधि, ईंधन, भोजन, वर्षा, स्वच्छ हवा प्रदान करती है। सतत विकास के लिए वनों का संरक्षण राष्ट्रीय और वैश्विक प्राथमिकता होती है। स्थानीय समुदाय की भागीदारी, कठोर कानून, जन जागरूकता और हरित तकनीक ही वनस्पति की निरंतरता का मार्ग प्रशस्त कर सकती है। इससे हमें एक संदेश मिलता है कि वन हमारी सांसें हैं और इनकी रक्षा ही हमारे जीवन की रक्षा है। अगर हम वनों की रक्षा करेंगे तो हमारे जीवन की भी क्या करेंगे, रक्षा करते हैं वन। और यदि बात करें भारत की प्राकृतिक वनस्पति केवल पारिस्थितिक तंत्र का अंग नहीं बल्कि देश की अर्थव्यवस्था, संस्कृति और स्वास्थ्य से जुड़ी जीवन रेखा है। वन हमें ऑक्सीजन, जल, औषधि, भोजन, आजीविका, आध्यात्मिक संतोष प्रदान करते हैं। आधुनिक चुनौतियां जैसे पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन, शहरीकरण, औद्योगिकीकरण का समाधान केवल सतत वन प्रबंधन, जन सहभागिता और वैज्ञानिक अनुसंधान से ही संभव है। यदि हम भविष्य को हरित रखना चाहते हैं तो वर्तमान में वृक्षारोपण और वन संरक्षण की जीवन शैली को हमें अपनाना होगा और बनाना होगा। तो इस तरह से दोस्तों ये चैप्टर हुआ समाप्त। हमने 4 पार्टों में इस चैप्टर को समझा और इन चारों पार्टों को बारी-बारी देख के या एक साथ लगातार आप देख के अपने चैप्टर को क्लियर कर सकते हो। यहाँ से क्वेश्चन बाहर जाने की संभावना बहुत ना के बराबर रहेगी और ये अच्छे से आपको ये चैप्टर जो है मैंने समझाया है। आशा करता हूँ कि आपको ये क्लास समझ में आई होगी। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए हैं इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हमारी वेबसाइट myexamcenter.in पर जाकर हमारे ऐप को इंस्टॉल करें। वहाँ से आप टेस्ट सीरीज के जरिए, अन्य महत्वपूर्ण क्लासेस के जरिए और महत्वपूर्ण सामग्री के जरिए अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो हमारे साथ बने रहिए, अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।